नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक अन्योन्य प्रेरण पर। ठीक है, तो बात करेंगे किस पर? अन्योन्य। देखो नाम में छुपा हुआ है इसके अन्योन्य। अन्य योन्य मतलब एक के कारण दूसरे में, तो इसके लिए बात करते हैं हम आज। तो देखिए, तो हम करने वाले बेटा किसको? अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में। इसकी थ्योरी आप अपने नोट्स से पढ़िए, डेरिवेशंस मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी थ्योरी आप पढ़िएगा। तो देखिए, हम करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में समझते हैं। तो पहले अन्य के बारे में समझना है। अन्य मतलब कि एक कुंडली के कारण दूसरे में क्या होता है बेटा? फ्लक्स परिवर्तन। जैसे हमने बताया बेटा कि फैराडे और हेनरी के प्रयोग में क्या बताया गया था कि जब किसी चुंबक को या किसी बैटरी युक्त कुंडली को किसी अमीटर युक्त कुंडली के पास लेके जाते थे, तो क्या मिलता था कि अमीटर में तुमको एक विक्षेप प्राप्त होता था। तो हमने उसमें करंट तो फ्लो करा या नहीं, बट दूसरी कुंडली में अमीटर में विक्षेप प्राप्त हुआ। तो जो विक्षेप प्राप्त हुआ वही क्या था? धारा का मान। तो अर्थात उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती थी। जैसे तुमने पढ़ा होगा बेटा हेनरी और फैराडे का प्रयोग में क्या था? एक कुंडली होती थी जिसके पास एक और कुंडली होती थी जिसमें एक बैटरी लगी होती थी। ठीक है, और इधर एक गैल्वेनोमीटर या कुछ भी अमीटर जिसमें उनको धारा मापनी होती। ठीक है, वो लगा देते थे। मैंने अमीटर लगा दिया कोई। अब क्या करते थे इसमें कि जब इस कुंडली को इसकी ओर गति कराते थे तो इसमें क्या करंट फ्लो कर रहा है? सीधी सी बात है, जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो क्या जनरेट करेगा? चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा अपने चारों ओर। अगर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं करेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी तो चुंबकीय फ्लक्स होगा, और जब वो चुंबकीय फ्लक्स होगा तो दूसरी कुंडली पर ले जाने में दूसरी कुंडली में फ्लक्स रेखाएं घुसेगी। तो फ्लक्स रेखाएं जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घुसेगी तो दूसरी कुंडली में क्या होगा? फ्लक्स परिवर्तन होगा। और फ्लक्स परिवर्तन होगा किसके कारण? पहली कुंडली के कारण। किसमें? दूसरी कुंडली में। अर्थात यहाँ पर जो फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण जो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो वही है सिद्धांत किसका? अन्योन्य प्रेरण का। ठीक है, तो आज हम इसी सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा इस स्थिति में। तो देखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। इसमें क्या होता है बेटा कि मेरे पास अगर n नंबर ऑफ टर्न्स, कुंडली में कितने फेरे बेटा? n फेरे, और कुंडली का फ्लक्स कितना बेटा? फाई बी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? I के। तो n फाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कोई कांस्टेंट लेते हैं। मैं इसको कहना चाहूं बेटा कि n2 फाई 2 किसके कारण बेटा? I1 के कारण। जैसे मैं अगर कुंडली बनाऊं तो ध्यान से देखना बेटा, एक छोटी सी कुंडली बना रहा हूं मैं, जिसको तुम आसानी से समझ पाओगे, जिसमें एक कोई अमीटर लगा है जो धारा के विक्षेप को बताएगा। यहाँ पर एक बैटरी लगी है, जब मैं इसकी ओर गति कराता हूँ तो इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। मैंने कहा ये मेरे पास दूसरी कुंडली और मैंने कहा ये मेरे पास पहली कुंडली। ठीक है, तो जब इसको इस ओर गति कराएंगे तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी के कारण मैंने कहा कि n2 फाई 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अगर मैं इसमें जितनी धारा बढ़ाता जाऊंगा तो सीधी सी बात है कि इसमें उतना ही फ्लक्स परिवर्तन होगा, और जितना फ्लक्स परिवर्तन होगा उतनी ही प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो वही मैंने लिखा n2 फाई 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। तो यहाँ से हम देखते हैं बेटा कि n2 फाई 2 प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ पर कांस्टेंट लेते बेटा M21 क्या है यहाँ पर? अभी बोल रहे हैं। तो देखिए M21 है क्या? पहले के सापेक्ष दूसरी कुंडली का, पहले के सापेक्ष दूसरी कुंडली का अन्योन्य
प्रेरण गुणांक। ठीक है बेटा, मैंने क्या कहा कि M21 क्या है मेरे पास कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो देखिए हम यहां से जानते हैं, ये वाली बात समझ में आई आपको? तो देखिए बेटा हम जानते हैं, रेड से करूंगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ तो जानते हैं बेटा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फैराडे के नियम से, फैराडे का नियम हमसे क्या कहता है, जाई इक्वल टू माइनस के एन डी फाई ओवर डी टी। बताइए कर सकता हूं कि नहीं? दूसरी कुंडली में देखना है तो 2 और 2 लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत? तो जाई इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा बेटा, माइनस के डी एन 2 फाई 2 अपॉन डी टी। ठीक है, तो यह आ जाएगा मेरे पास समीकरण, इसको मैंने कह दिया बेटा समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से एक कौन सा ये, तो n2 फाई 2 वैल्यू लगाएंगे, जाई इक्वल टू माइनस के n2 फाई 2 वैल्यू कितनी बेटा, डी m21 i1 अपॉन dt, बाहर कितना आएगा बेटा, जाई इक्वल टू m21 आ जाएगा मेरे पास। बताइए m21 आ गया तो मेरे पास 1 काहे को कर रहे हैं हम, 1 छोड़ो इसको, 1 हटाइए। ठीक है, तो 1 हटाओ यहाँ से, डायरेक्ट आई रहने दो, तो कितना आएगा बेटा, डी आई ओवर डी टी। ठीक है, तो माइनस का हमें निकालना क्या है, चुंबकीय त्वरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए मैं करूंगा बेटा M21 इक्वल टू जाई ओवर डी आई बट्टे डी टी माइनस का। इस वजह से सहमत हो? कल वाली बात फिर से आ गई जो हमने पिछली वीडियो में की थी। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था बेटा कि इसके लिए अगर धारा परिवर्तन की दर कैसे बेटा, एकांक हो, धारा परिवर्तन की दर अगर एकांक हो तो मेरे पास कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक का कार्य करता है। ठीक है, अगर धारा परिवर्तन की दर कैसे हो बेटा, एकांक हो, तो कुंडली में उत्पन्न क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक का कार्य करता है। ये वाली बात समझ में आई होगी। तो वही चीज सब कुछ इसका वही मात्रक रहने वाला है, वही इसकी बीमार रहने वाली है, इसमें कोई दोहराव नहीं होना चाहिए बेटा किसी को भी। तो देखिए इफ डी आई ओवर डी टी इक्वल टू 1, तो मेरे पास M21 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस के जाई। ठीक है, मात्रक इसका हेनरी ही रहेगा, कल हमने देखा था। तो विमा भी इसकी वही रहेगी जो पहले देखी थी। क्या थी उसकी विमा, बताइए बेटा, ML2 T-2 और A-2, शायद यही थी। ठीक है, शायद यही थी, है ना, देख लीजिएगा जो भी है पिछली वीडियो में है। ठीक है, तो हमने इसको देखा, बताइए किसी को कोई दिक्कत, बोलो बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद मैं करूं यहां पर, इसके बाद मैं करता हूं बेटा, पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ले लिया होगा। देखो बेटा हम करते हैं दो समाक्षी परिनालिका, दो समाक्षी परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, दो समाक्षी परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक। समाक्षी इनका अक्ष कह सकता है समान। अब देखिए इनके लिए बनाएंगे कैसे, मेरे पास एक ये कोई परिनालिका, इसके अंदर इससे बिना टच किए एक दूसरी परिनालिका रख दी बेटा, कुछ इस तरीके से सेट किया कि इससे कहीं टच ना हो। इसको मैंने कहा बेटा 1 और इसको कहा मैंने 2। ठीक, तो यहां पर कोई दिक्कत, मैंने कहा पहली में फेरों की संख्या, पहली परिनालिका में फेरों की संख्या
चलो इसको बाद में करते हैं, साथ साथ ही करते जाएंगे, बताता जाऊंगा, लिखते जाऊंगा। बेटा समय बर्बाद नहीं करते, समय बहुत कम है हमारे पास। अब देखिए ये हमने देखा, तो देखो इनके लिए मैं बात करूँ तो इनमें भी सिमिलर वही प्रोसेस होने वाली है जो हमने कल की थी। बस मेरे पास क्या बेटा N2 φ2 इक्वल टू हमने अभी देखा है N21 × I, इसमें धारा कितनी वाली बेटा I, तो N2 φ2 इक्वल टू N21 × I, कोई दिक्कत। अब देखो मुझे पता है कि जो मेरे पास φ2 होगा वो होता है B × A। अब जो B होगा वो किसका होगा, चुंबकीय क्षेत्र जिसमें धारा प्रवाहित की जाएगी। धारा किसमें गायब की जाएगी, पहली वायर में, तो कितना आएगा B1 × A, और A के एरिया इनका समान रहेगा। ठीक है, तो φ2 अगर मुझे देखना है बेटा तो कितना आएगा, परिणालिका के लिए कितना होता है μ0 N I, N1 है तो 1 कर दिया, कोई दिक्कत, इनटू ये A है तो मैंने लगा दिया A, क्योंकि परिणालिका के लिए कितना होता है बेटा चुंबकीय क्षेत्र μ0 N I। अब ये N कौन सा है, स्मॉल, तो मेरे पास यहाँ पर कैपिटल, तो कैपिटल N को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा N2 निकालना है, तो L इसकी लंबाई है, इन परिणालिकाओं की लंबाई कितनी बेटा, L लंबाई की परिणालिका है। ठीक है, तो देखिए बेटा N2 मेरे पास कितना होगा, N2 × L, यानी N स्मॉल n क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और कैपिटल N होता है संपूर्ण लंबाई में फेरों की संख्या। तो प्रति एकांक के साथ संपूर्ण लंबाई गुणा कर दूंगा तो मेरे पास मिल जाएगा मुझे। तो देखिए बेटा मेरे पास N2 = N2L निकला, इस मान को उठाऊं और इस समीकरण 1 में लगा दें। देखो φ2 तथा N2 का मान समीकरण 1 में रखने को, N2 और φ2 का मान समीकरण 1 में रखें, तो देखिए N2 की जगह कितना है बेटा N2L इंटू, इसके लिए कितना है बेटा μ0 N I × A बराबर M21 × I से I घट जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, तो M21 कितना आएगा मेरे पास μ0 N1 N2 L × A। ठीक, बोलिए कोई दिक्कत। सिमिलर प्रोसेस हम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से। मेरे पास जो M21 आया है मेरे पास, तो M12 भी निकाल सकते हैं। तो M12 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा M12 और यहाँ पर कितना आएगा बेटा N1 और φ1, तो यानी यहाँ पर कितना आएगा, मतलब इसका मतलब ये है कि दूसरी वाली कुंडली में हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा रखी है। पहले पहली वाली कुंडली में बैटरी थी, फिर दूसरी वाली में बैटरी है, तो इसका मतलब ये क्या है कि अब हमको पहली वाली में चेक करना है दूसरे के कारण, तो सिमिलर सब कुछ वही आना है। तो मेरे पास M12 कितना है बेटा, वही है, किसके के बराबर, M21 के बराबर, अर्थात M12 = कितना आएगा μ0 N1 N2 L × A। सब कुछ सेम आना है, करके देखना बेटा, है ना, तो इस डेरिवेशन को करके जरूर देखना। तो आज मैंने इस बोर्ड पर कंप्लीट किया बेटा किस को, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और दो समाक्षी परिणालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते बेटा किसके बारे में, जो जैसे हमने कल बोला था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में बात करेंगे हम। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से पहले हम देखते हैं, करते बेटा, देखिए बात करते किसकी, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, किसके बारे में बेटा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में, तो होता क्या है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, बताइए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र देखा है बांधों पर, अरे रियल में नहीं देखा होगा तो यूट्यूब में देखा होगा, नहीं तो सुना ही होगा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी बांधों पर बिजली बनाई जाती है ना, तो यही प्रत्यावर्ती धारा जनित्र घूम घूम कर चुंबकीय क्षेत्र में बिजली का निर्माण करते हैं। इसके लिए एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, इससे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लायक समय नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास इसमें होता है एक आर्मेचर, इसे क्या कहते हैं बेटा,
आर्मेचर। इसमें लगी होती है 2 सर्पी वलय, इनको बोलते हैं क्या, सर्पी वलय। इन सर्पी वलयों के साथ जो जॉइंटेड रहता है एक ब्रूस, यहां पर लगा रहता है कोई रेजिस्टेंस, ठीक है, जिस पर हमें क्या करनी है बेटा कि धारा के मान देखना है, ठीक है, धारा को देखना है। इसको कहते हैं बेटा आर्मेचर। यहां पर लगा रहता है एक टरबाइन, जिसको बोलते हैं बेटा टरबाइन, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, आर्मेचर। ठीक है, इनको बोलते हैं सर्पी वलय, इसको बोलते हैं बेटा ब्रूस, और ये तो कोई है प्रतिरोध, और ये बेटा चुंबक, बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र होता है ना बेटा, चुंबक का एन सिरा और एक एस सिरा। तो यानी अगर मैं बात करूं यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे होगी बेटा, एन से एस क्यू, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे होंगी कि नहीं होंगी, नॉर्मल सी बात है। ये टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन पर क्या होता है कि जैसे देखा होगा टरबाइन बनाते हैं तो ऊपर जिस पर पानी गिरता है, तो पानी गिरेगा तो ये क्या करेगा, घूमेगा, और जब ये मूव करेगा बेटा ध्यान से देखना, जैसे ये मेरे पास आर्मेचर, ये कोई मेरे पास क्या है, आर्मेचर है। अब ये आर्मेचर जैसे यहाँ पर एक टरबाइन से फिक्स है, अब ये टरबाइन जब भी इसको घूमेगा तो ये भी रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, तो ये भी रोटेट करेगा ऐसे करके। जब ये रोटेट करेगा तो अभी इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम गुजर पा रही होंगी, और जब ये ऐसे हो जाएगा तो सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर इसी से गुजरेगी, अर्थात कम या अधिक, कम या मैक्सिमम, कम या मैक्सिमम मतलब फ्लक्स परिवर्तन। तो फ्लक्स फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तित हो रहा है। तो जब भी फ्लक्स परिवर्तित होता है क्या उत्पन्न होती है बेटा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो उसी धारा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में, तो देखना बेटा। तो ये मेरे पास टरबाइन होता है, इसका कार्य क्या होता है बेटा, कार्य विधि तुम लिख देना। कार्य विधि में क्या होता है कि टरबाइन पर जब भी कोई पानी या किसी वस्तु से इसको घुमाया जाता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत धारा तथा प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी कार्य विधि। आप अपने हिसाब से, ये तो छोटी सी थ्योरी है, बस इसका बेसिक बता रहा हूँ, आपको एग्जाम के लिए अपने नोट्स से पढ़ना है इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको देखना जरूर है। ठीक है, तो हम करते हैं बेटा इसके डेरिवेशंस पे। तो जब डेरिवेशंस पे बात करते हैं तो हम जानते हैं बेटा कि मेरे पास क्या होता है, फिर से वही बात, कुछ तो होता है, क्या होता है मेरे पास है वो जो करने वाले हैं हम, देखना मैं बहुत अच्छे से जानता हूं बेटा फैराडे का नियम, फैराडे के नियम से। ठीक है, किससे बेटा, फैराडे के नियम से। तो जब अगर मैं फैराडे के नियम से बात करूं तो फैराडे का नियम क्या कहता है हमसे, Psi इक्वल टू माइनस के एन डी फाई ओवर डी टी, यही होता है। फाई का मतलब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखो फाई इक्वल टू मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जब यह चेंज कर रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है वहां पर, तो मैं जानता हूं बेटा कि जब चेंज कर रहा है तो फाई इक्वल टू कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। बोलिए, बी ए कॉस थीटा। क्या थीटा मेरे पास क्या है, कोणीय विस्थापन। क्या मैं इस थीटा को लिख सकता हूँ बेटा ओमेगा इंटू टी। अब कैसे लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, ओमेगा होता है कोणीय वेग, ओमेगा होता है क्या, कोणीय वेग, समय टी क्या है समय, और थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन मतलब कि जब भी मेरे पास कोई चीज ऐसे है, इस पर मैं फोर्स लगाऊं तो ऐसे मूव कर गई, पहले ये कैसे थी बेटा, ऐसे करके, अब ये ऐसे करके मूव कर गई, तो यहाँ पर एक कोण जनरेट हो गया। अब यानी यहाँ से कोई वस्तु यहाँ तक जाएगी तो एक कोण बन गया ना, तो इस कोण को ही कहते हैं क्या, विस्थापन। वो भी कौन सा वाला, कोणीय विस्थापन। अगर कोण बन रहा है तो कोणीय विस्थापन। और यहाँ पर ये घूमी तो किससे घूमी बेटा, कोणीय वेग से, और कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। तो मैंने देखा बेटा ओमेगा इक्वल टू कितना आता है, ओमेगा इक्वल टू आता है थीटा अपॉन टी, तो यानी थीटा इक्वल टू कितना आएगा, ओमेगा इंटू टी, वही मैंने लिखा है। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। बताइए कोई दिक्कत। अब इस फाई का मान उठाकर वहां लगाऊं तो देखना बेटा, Psi इक्वल टू मेरे पास कितना आता है,
माइनस के एन डी ओवर डी टी, इसके लिए बेटा बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब मुझे इसका क्या करना है, अवकलन करना है। बहुत अच्छे से आता होगा तुमको अवकलन करना बेटा। कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो जाई इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा बेटा, माइनस के एन बी ए कॉस का कितना होता है बेटा, माइनस के साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा। तो ओमेगा को आगे ले लूं, माइनस और माइनस प्लस कर दूं, तो जाई इक्वल टू कितना आएगा बेटा मेरे पास, एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। कोई इस इक्वेशन से परेशान तो नहीं है बेटा, होना भी नहीं चाहिए, इक्वेशन है हुआ नहीं। ठीक बेटा, देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम। तो मेरे पास कितना है, एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। अब देखो ये ओमेगा टी क्या है, थीटा ही तो है। इफ थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा का मान 90 डिग्री कब होगा, कि जब ये आर्मेचर कुछ इस तरीके से मूव करते हुए कुछ इस तरीके से हो जाए, ये आर्मेचर इनके बीच में ऐसे हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर और आर्मेचर की दिशा कैसी है, ऐसे। तो ये कोण कितना बनाएगा बेटा, 90 डिग्री का। तो ये कोण जब 90 डिग्री का बनाएगा तब मेरे पास है थीटा इक्वल टू 90, तो जाई इक्वल टू कितना आएगा, एन बी ए ओमेगा इंटू साइन 90। और इस स्थिति में ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है 90 की स्थिति पर सर्वाधिक होगा। अगर ये सर्वाधिक होगा तो इसको कह देंगे बेटा जाई मैक्स इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एन बी ए इंटू ओमेगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। इसको खत्म करें। अब इस जाई मैक्स को ही कह देते बेटा क्या, जाई नॉट, अर्थात ये किसके बराबर बेटा, एन बी ए ओमेगा। बताइए अब क्या मैं लगा सकता हूँ बेटा, जाई इक्वल टू जाई नॉट, इस वाले समीकरण, इसको समीकरण एक कहते हैं। अब लिख दे रहा हूं बेटा यहाँ पर समीकरण एक से, तो मैं कहूंगा बेटा जाई इक्वल टू जाई नॉट साइन ओमेगा टी। बताइए किसी को कोई तकलीफ हुई तो नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार धारा का आता है बेटा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको अगले चैप्टर में करेंगे। इसी प्रकार विभव का आता है बेटा वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज होती है तीनों की तीन। किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, तो देखो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम इसके ग्राफ को बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका ग्राफ, तो नीचे स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अब हम चलते बेटा इसके ग्राफ की ओर, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ किस तरीके से होगा। अगर प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ हमें देखना है तो मुझे कुछ तो बिगाड़ना पड़ेगा। ये तो अच्छा लग रहा है बेटा, तो इसको बिगाड़ देते हैं, सबको ही बिगाड़ते हैं यार। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसके ग्राफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो ग्राफ के बारे में बात करेंगे बेटा। देखना मेरे पास ये टरबाइन जब कुछ इस तरीके से रखा था, दो चरचुम्बक के बीच में। अब जब टरबाइन थीटा कितना होगा बेटा, इस स्थिति में 0 डिग्री। अगर ये टरबाइन कुछ इस तरीके से हो गया तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यही टरबाइन कुछ इस तरीके से हो गया, अब ये ऐसे मूव कर रहा है, ध्यान देना बेटा। ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। बोलो, पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। अब ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो अभी कैसे हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये फिर से कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला फिर से वही जिस पोजीशन पर था लौट कर उसी पोजीशन पर वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां समझना बेटा कि जैसे मैंने कहा ये ए बी सी डी, अब ये जो ऐसे मूव करेगा, तो जब ये ऐसे करके मूव करेगा तो मेरे पास कौन सा होगा, ये ए बी
ये सब नीचे गया तो A B C D। अब ये मेरे पास आया तो यार मेरे पास कौन सा D C A B, ठीक है। अब जब ये मूव किया तो मेरे पास ये कौन सा ऐसा है बेटा D C A B। अब ये मेरे पास कौन सा है बेटा A B C D। लौट के बोला अपनी स्थिति में आ गया। तो यानी यहाँ पर थीटा 90, यहाँ पर थीटा कितना बेटा बोलो 180, यहाँ पर थीटा कितना 270 और यहाँ पर थीटा कितना बेटा 360, ठीक। कोई दिक्कत? अब इसी हिसाब से चलना है हमको। तो जाई बराबर लगाएंगे बेटा वही फॉर्मूला जाई नॉट साइन 0, यहाँ पर जाई इक्वल टू जाई नॉट साइन 90, यहाँ पर जाई इक्वल टू जाई नॉट साइन 180, यहाँ पर जाई इक्वल टू जाई नॉट साइन 270 और यहाँ पर जाई इक्वल टू जाई नॉट साइन 360, ठीक। तो ये 360 तो इसके लिए देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 तो जाई का मान भी कितना है बेटा 0, ठीक। इसके लिए बात करें साइन 90 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0 तो जाई इक्वल टू कितना है बेटा जाई नॉट। इस स्थिति में बात करें ध्यान से देखना, इस स्थिति में साइन 180 की वैल्यू कितनी 0 तो जाई का मान भी कितना है बेटा 0, ठीक। साइन 270 की वैल्यू कितनी -1। अब ये नहीं बताऊंगा इनकी वैल्यू बताने लग जाऊंगा तुमको। जाई इक्वल टू कितना है बेटा माइनस के जाई नॉट। साइन 360 की वैल्यू कितनी 0 तो जाई इक्वल टू यहाँ पर कितना है बेटा 0। तो ये स्थितियां मिली हमको। तो इसी यहाँ पर हम एक ग्राफ खींचे हैं तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखना बेटा बहुत ध्यान से देखना। जब 0 तब 0, यहां से ग्राफ कुछ इस तरीके से, यहां पर क्या बेटा साइन नॉट, फिर इसके बाद क्या हो गया 0 हो गया, फिर इसके बाद माइनस का साइन नॉट हो गया, फिर इसके बाद 0 हो गया। तो इसी पर हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे करके ग्राफ बनेगा इसका। तो ये बनेगा किसका बेटा प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। तो ये मेरे पास जाई नॉट और ये माइनस का जाई नॉट होगा, ऐसे करके, है ना। तो ये अब देखो यानी यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर ty4, यहाँ पर ty2, यहाँ पर 3ty4 और यहाँ पर t। तो मेरे पास ये कुछ पॉइंट बन गए। t क्या है यहाँ पर आवर्तकाल है, कितने समय में कितना ये परिवर्तित हुआ है। तो ये क्या है आवर्तकाल। तो आज हमने सीखा बेटा किसके बारे में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए ले लिया होगा। तो आज हमने सीखा बेटा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में और बहुत अच्छे से हमने इसकी डेरिवेशंस और इसके ग्राफ को किया। तो आगे हम टॉपिक लेंगे बेटा कौन सा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर ही आएगा, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र सीखा हमने, अब करेंगे बेटा प्रत्यावर्ती धारा को। तो जब प्रत्यावर्ती धारा करेंगे तब वहां पर इसके शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध क्या संधारित्र, ठीक है, ये सारे के सारे हम लगाएंगे वहां पर, ठीक है। तो इस प्रत्यावर्ती स्रोत से लगाएंगे सारे के सारे। तो एक ही वीडियो में लगभग LCR तक मैं पहुंचूंगा, ध्यान देना। लंबी वीडियो होगी, आपको देखनी जरूर है, ठीक है। तो तब तक के लिए इस क्लास को रखते हैं बेटा इतनी ही, है ना। तो समय बर्बाद ना करते हुए आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, है ना। तो यहीं पर रखते हैं क्लास को, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो जब तक आपका सपोर्ट रहेगा तब तक हम यहाँ पर खड़े रहेंगे। जब आपका सपोर्ट खत्म तो हम भी यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है।